नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार ने एक बात का फैसला कर लिया है कि अडानी का जो मुद्दा है, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद इस मुद्दे को 2024 के लोकसभा चुनाव का मुद्दा बनाना है और पार्टी इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी कि अडानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिश्ते हैं। अडानी को उन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ावा दिया, मदद की। अडानी ने उसके बदले में बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाया। इस संबंध को, इस दोस्ती को उनकी ओर से जो आरोप है उसके अनुसार इसको 2024 लोकसभा का मुद्दा बनाया जाए तो इसका फ़ायदा मिलेगा। लोगों में मोदी की जो प्रतिष्ठा है, जो विश्वसनीयता है, उसको कम किया जा सकेगा। ये क्यों कर रहे हैं उससे पहले वो बताऊंगा। उससे पहले एक कुछ और बातें, मुद्दों की तलाश की हताशा का कांग्रेस का अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि उन्होंने देश के प्रधानमंत्री के दिवंगत माता पिता को भी नहीं छोड़ा, उनको गाली देने का मौका भी नहीं छोड़ा और इस मुद्दे के बहाने जो है उनके माता पिता को गाली देने की कोशिश की। ये भारतीय राजनीति का एक न्यू लो है, नया निम्न स्तर है, जिस पर देश की सबसे पुरानी पार्टी और विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी, उसमें अग्रणी भूमिका है उसकी। जिस तरह के बयान आ रहे हैं, मीम बनाए जा रहे हैं, पार्टी विपक्षी दल विरोध करे सरकार का, ये बात समझ में आती है। मैं बार बार कहता हूँ ये लोकतंत्र में बड़ी जायज़ बात है। लेकिन जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है वो कई बार ऐसा होता है कि ऐसे लोगों को समझ में नहीं आता जिन्होंने कभी चुनाव नहीं लड़ा, जिन्होंने कभी चुनाव लड़ाया नहीं, जिनको ज़मीनी हकीकत का पता नहीं है। उनको ये पता नहीं होता कि जो बात बोल रहे हैं वो उसका जनता पर क्या असर पड़ रहा है, उसका अच्छा असर पड़ रहा है या बुरा असर पड़ रहा है, उसका फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। वो केवल अपने मास्टर की, अपने मालिक की नज़र में चढ़ने के लिए कि देखिए हमने क्या गाली दे दी, क्या मारा है, केवल ये वाहवाही लूटने के लिए इस तरह के बयान देते हैं और ये सिलसिला चल रहा है, अभी आने वाले दिनों में बढ़ने वाला है। तो कांग्रेस का एक कल्चर है, ये एक समस्या है पूरे इस नेहरू गांधी परिवार की। ये केवल राहुल गांधी की समस्या नहीं है, ये शुरू होती है जवाहरलाल नेहरू से। और मैं ये अपनी राय नहीं बता रहा हूँ, मैं JRD टाटा, इस देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों में एक, जिनके पास भारत के औद्योगिकीकरण का एक विजन था, जिन्होंने टाटा ग्रुप की कंपनियों को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया, भारत के विकास में बड़ा योगदान दिया। उन JRD टाटा ने एक इंटरव्यू में, वीडियो इंटरव्यू है, वो सोशल मीडिया पर उपलब्ध है, उन्होंने कहा कि अगर भाग्य साथ देता और सरदार वल्लभ भाई पटेल नेहरू से उम्र में कुछ साल छोटे होते तो इस देश की आर्थिक तस्वीर अलग होती। यही नहीं रुके, उन्होंने कहा नेहरू को अर्थशास्त्र और समाजवाद दोनों के बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन वो किसी दूसरे की राय सुनने को भी तैयार नहीं होते। ये JRD टाटा ने जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री रहते हुए ये बात कही थी और आज तक कांग्रेस और ये नेहरू गांधी परिवार उस बात को बार बार साबित करता है। इसी तरह से राहुल गांधी की स्थिति तो और बुरी है। नेहरू को तो कम पता था, इनको तो कुछ पता नहीं है, लेकिन एक विचारधारा, एक सोच वो अब तक इस परिवार पर और पार्टी पर हावी है कि इस देश के उद्योगपतियों को गाली दो, उनके बारे में बुरा बोलो, उनको नीचा दिखाने की कोशिश करो, उनको गिराने की कोशिश करो और ये छवि बनाओ देश में कि उद्योगपति होना बुरा है। जो बात नेहरू ने कही थी कि प्रॉफिट इज़ अ डर्टी वर्ड, ये जवाहरलाल नेहरू के शब्द हैं। ये उनकी मानसिकता बताते थे कि वो देश के उद्योगपतियों के बारे में, उद्योगों के बारे में और अर्थशास्त्र के बारे में उनकी कैसी और कितनी जानकारी थी। अब आते हैं इस बात पर कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी क्यों अडानी के मुद्दे को 2024 लोकसभा चुनाव का मुद्दा बनाना चाहती है। आप एक पैटर्न देखिए, 2004 के चुनाव से पहले 2002 से सिलसिला शुरू हुआ था। उस समय जो NDA सरकार थी अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में, उस पर आरोप लगे, जॉर्ज फर्नांडिस उस समय रक्षा मंत्री थे, कि देश के जवानों का कफन बेच दिया, कॉफिन गेट नाम दिया गया। आरोप लगाया गया कि कारगिल युद्ध के समय जो कॉफिन खरीदे गए, ऑस्ट्रेलिया से मंगाए गए थे ज़्यादातर, उनमें घोटाला हुआ है।
उनमें उसमें रिश्वत ली गई है। और 2004 में जैसे ही सरकार बनी कांग्रेस पार्टी की, सीबीआई पर दबाव डाला गया कि वो एफआईआर दर्ज करे। सीबीआई ने कहा कि इसमें कुछ नहीं बनता मामला, तो दबाव डाला गया तो उसने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जो है वो शुरू की और कुछ दिन बाद उसे बंद कर दिया। 10 साल सरकार रही यूपीए की सोनिया गांधी की, और 10 साल में कॉफिन गेट का नाम कभी लिया नहीं। क्यों, ये आगे बताता हूँ। उसके बाद देखिए 2019 के चुनाव पर आइए। राफेल का मुद्दा, फाइटर जेट फ्रांस से खरीदा गया, उसको लेकर जिस तरह से पूरे देश में माहौल बनाया गया, प्रधानमंत्री के खिलाफ नारा लगवाया गया, चौकीदार चोर है, राहुल गांधी इस पे लीड कर रहे थे, अपनी पार्टी के लोगों पर दबाव डाल रहे थे कि इस नारे को लगाइए। और उस समय घूम घूम कर हर सभा में, छोटी बड़ी सभा में और हर मौके पर, चाहे मीडिया से बात कर रहे हो चाहे और कहीं बोल रहे हो, वो कहते थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दोस्त अनिल अंबानी की जेब में 30,000 करोड़ रुपए डाल दिए। और दूसरा आरोप लगाते थे कि एचएएल से जो है वो कॉन्ट्रैक्ट छीनकर अनिल अंबानी को दे दिया। दोनों सरासर झूठ, मतलब लेश मात्र का भी सच उसमें नहीं था। आपको पता है कि जो राफेल का सौदा हुआ था वो 2 सरकारों के बीच में हुआ था, एक, इसलिए उसमें किसी बिचौलिए के होने का सवाल नहीं। दूसरी बात, लगभग 59,000 करोड़ का ये सौदा था, और जो अंतर्राष्ट्रीय हमारे यहाँ बने हुए नियम इस तरह के सौदों के, कि जितने का सौदा है उसका आधा उस कंपनी को या उस देश को जिससे भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा हो उसको यहाँ निवेश करना पड़ता है। तो 59,000 करोड़ का था, तो लगभग 29,000 करोड़ का निवेश जो है वो जो राफेल बनाने वाली कंपनी है उसको निवेश करना था। इसको कहते हैं ऑफसेट क्लॉज। तो इस ऑफसेट क्लॉज में अलग उस पर कोई बंधन नहीं होता कि किस तरह का निवेश करे। वो चाहे तो यहाँ से चावल और गेहूं भी खरीद सकते हैं 29,000 करोड़ का, लेकिन इतने पैसे यहाँ खर्च करने हैं। तो वो होता ये है कि अलग अलग चीज़ों के मैन्युफैक्चरिंग के जो है वो कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। अनिल अंबानी को 29,000 करोड़ में से 315 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला था हवाई जहाज़ के डैने बनाने का, वो भी राफेल का नहीं। राफेल का एक भी पेच भारत में नहीं बना। 36 के 36 राफेल फ्रांस से बनकर आए। तो एचएएल से कॉन्ट्रैक्ट छीन लेने का कोई सवाल नहीं था। एचएएल ऑफसेट के इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट लेता नहीं। दूसरा, उस 29,000 करोड़ में भारत की 100 से ज़्यादा कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट मिला। तो राहुल गांधी की बात बिल्कुल सरासर झूठ थी, लेकिन वो इस झूठ को लगातार चलाते रहे। फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, टिप्पणी का भी अपने पक्ष में इस्तेमाल करने की कोशिश की कि मैं जो कह रहा था सुप्रीम कोर्ट ने उसकी जो है उसको प्रमाणित कर दिया, उसका समर्थन कर दिया। आखिर में सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट का मामला चला। सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी देकर छोड़ा, उनको माफ़ी मांगनी पड़ी कि उन्होंने गलत ढंग से इंटरप्रेट किया है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को। 2019 का चुनाव उन्होंने इसी मुद्दे पर लड़ा, और नतीजा क्या हुआ आपको पता है। 2004 में जब कॉफिन गेट का मुद्दा बनाया तो बहुत से मुद्दे थे। बीजेपी की 2004 में बीजेपी की हार के बहुत से कारण थे, उस पर मैं 2-3 वीडियो बना चुका हूँ, इसलिए यहाँ उसके विस्तार में नहीं जाऊँगा। लेकिन वो कॉफिन गेट की वजह से कांग्रेस नहीं जीती थी, लेकिन उनको लगा उस समय कि इसका हमको फ़ायदा मिला। अब बना रहे हैं हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आधार पर अडानी का मामला। अगर संसद में आपने भाषण सुना हो राहुल गांधी का, तो आपको याद होगा कि वो घूम फिर कर आए कि डिफेंस में भी काम दिया गया, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में भी अडानी को जो है प्रवेश दिलाया गया, जबकि उनका कोई अनुभव नहीं है। भारत में जितनी कंपनियां डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में हैं, उनमें से किसी को क्षेत्र में काम करने का अनुभव नहीं था। आज हालत ये है कि हम इंपोर्टर से एक्सपोर्टर बन चुके हैं। तो क्यों ये जिक्र किया डिफेंस का उन्होंने? और भी बहुत क्षेत्रों में है, ग्रीन एनर्जी में है, पोर्ट में है, तमाम चीज़ों में है, लेकिन ज़्यादा जोर दिया डिफेंस का। अब कारण बताता हूँ कि क्यों नेहरू गांधी परिवार, मतलब सोनिया, राहुल और प्रियंका, ये क्यों बराबर इस तरह के मुद्दे लाते हैं जिसमें डिफेंस का इन्वॉल्वमेंट हो, जिससे ये साबित किया जा सके कि सुरक्षा से ये सरकार, या इससे पहले जो बीजेपी की सरकार अटल जी के नेतृत्व में थी, वो समझौता कर रही है। वो है एक पुराना दर्द जो जाता नहीं है।
कांग्रेस पार्टी को पिछले 36-37 सालों से तलाश है एक ऐसे जादुई साबुन की जो बोफोर्स के दाग को धो सके। जब बोफोर्स का मुद्दा 1986 में 1986 में उठा और राजीव गांधी के खिलाफ नारा लगा, गली गली में शोर है, उसके आगे का आप जानते हैं, वो नारा लगा, तो उसके बाद से बात ये नहीं है कि आरोप लगा, बात ये भी नहीं है कि वो आरोप साबित हुआ, व्यक्तिगत रूप से दलाली ली हो राजीव गांधी ने, ये साबित नहीं हुआ। उनकी मौत के बाद उनके खिलाफ मामला बंद हो गया, लेकिन दलाली दी गई थी, ली गई थी, ये तो साबित हुआ। तो उससे आरोप इंदिरा गांधी पर भी लगे, आरोप जो है जवाहरलाल नेहरू पर भी लगे, लेकिन इस आरोप ने वो जो एलिटिस्ट होने का तिलिस्म था उसको तोड़ दिया कि गांधी परिवार के खिलाफ व्यक्तिगत तौर पर इस तरह का आक्षेप, इस तरह का आरोप कोई लगा ही नहीं सकता, किसी की हिम्मत ही नहीं हो सकती। वो तिलिस्म टूट गया। तो वो जो एंटाइटलमेंट का उनका जो ऑरा बना हुआ था, आभा मंडल बना हुआ था, वो टूट गया। उसका दर्द अभी तक सालता है, रह रह कर सालता है। उसी को धोने के लिए, उसी को धूमिल करने के लिए दो बड़े दर्द हैं। वैसे तो बहुत सारे हैं कांग्रेस के, मतलब इतने पाप किए हैं कि उनकी गिनती मुश्किल है, लेकिन दो दर्द हैं जो अभी अभी रिसेंट समय में चल रहे हैं, जिन पर मुद्दा चल रहा है। एक पर वीडियो बना भी चुका हूँ, वो है एक 1962 का भारत चीन युद्ध। उसमें भारत की करारी हार, उसके लिए सिर्फ जवाहरलाल नेहरू सरकार की नीतियाँ जिम्मेदार थी। और दूसरा ये बोफोर्स का मुद्दा। बोफोर्स का मुद्दा और ज़्यादा सालता है क्योंकि परिवार पर व्यक्तिगत रूप से लगा, परिवार के दूसरे सदस्यों पर, क्योंकि राहुल गांधी के इटली के रिश्तेदारों पर लगा आरोप, तो वो दर्द ज़्यादा बड़ा है। तो लगातार कोशिश नेहरू गांधी परिवार की ये रहती है कि किसी तरह से ये साबित करो कि ये भी वैसे है, कम से कम हमारे ऊपर अगर दाग पूरी तरह से ना हटे तो इनको भी दाग दिखाओ, ये कोशिश होती है। फिर हुआ, इस सरकार ने वो जो आभा मंडल था, मैंने बताया कि एंटाइटलमेंट का, उसको और चकनाचूर किया जब नेशनल हेराल्ड के मामले में आरोप लगा, मुकदमा दर्ज हुआ और सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जमानत पर रिहा होना पड़ा। आज भी दोनों जमानत पर रिहा हैं। ये बात उनके गले से उतरती नहीं, ये उनको पचता नहीं, ये स्वीकार कर पाना उनके लिए कठिन होता है। इसलिए हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आधार पर अडानी का मुद्दा बनाया जा रहा है। और मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ, लेकिन जितना राजनीति देखी है, सार्वजनिक जीवन देखा है, जिस तरह से लोग रिएक्ट करते हैं मुद्दों पर, उसके आधार पर कह सकता हूँ कि इसका हश्र राफेल से भी बुरा होगा। इस मुद्दे में कम से कम अडानी ने क्या किया नहीं किया उसकी बात छोड़ दीजिए, उसमें मत जाइए। अडानी मुद्दे का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी सरकार से कोई सीधा रिश्ता नहीं जुड़ता। अगर कोई रिश्ता सरकार का जुड़ता है, सभी सरकारों का जुड़ता है उद्योगपतियों के साथ। अलग अलग समय पर अलग अलग नेताओं के, अलग अलग सरकारों के अपने चहीते उद्योगपति रहे हैं। और शुरू कीजिए आज़ादी के आंदोलन के समय से, जब महात्मा गांधी के सबसे प्रिय उद्योगपति थे कौन? बिरला समूह के लोग। उसके अलावा भी थे कई, लेकिन खास तौर से बिरला समूह, उन्हीं के घर में रहकर प्रार्थना सभा वहीं आयोजित होती थी दिल्ली में, जब भी रहते थे महात्मा गांधी। तो उस समय से शुरू कीजिए और आज तक 2023 तक चले आइए, आपको ये सिलसिला मिलेगा। लेकिन उसका मतलब, संबंध होने का मतलब भ्रष्टाचार, घोटाला है, ये ज़रूरी नहीं है। तो राहुल गांधी की जो कोशिश है वो वही बात जो जे.आर.डी. टाटा ने जवाहरलाल नेहरू के बारे में कही थी कि दूसरे विचार सुनने को भी तैयार नहीं होते, वही हालत राहुल गांधी की है कि वो अपनी ही पार्टी के लोगों के दूसरे विचार सुनने को तैयार नहीं होते जो उनके विचार से अलग हों। तो राफेल के मामले में भी लोग समझा रहे थे कि गलत मुद्दा उठा रहे हैं, इसका असर नहीं होगा, नहीं माने और मुंह के बल गिरे। अब अडानी का मुद्दा उठा रहे हैं, तो गिरना तो पहले से तय है। सवाल यह है कि कितना गिरेंगे। हर चीज़ की एक सीमा होती है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको ये एहसास ही नहीं होता कि वो गिर रहे हैं, लेकिन दूर खड़े लोगों को दिखाई देता है कि वो गिर रहे हैं। वही हाल राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का हो रहा है। ये मुद्दा कांग्रेस पार्टी को
2024 के लोकसभा चुनाव में ले डूबेगा, ये मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।